गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं संस्कृत व्याकरण के खंड को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया होगा वह कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। दुख इस बात का है कि बच्चों के द्वारा रिप्लाई नहीं आ रहा उतना, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज़ देखें। और अगर किसी प्रकार की आपको इसमें कोई कमी नज़र आ रही है कि या आपको कोई ऐसा बात जो समझ नहीं आ रहा हो, तो उसको मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए, जब तक आप मेरी बातों को शेयर नहीं करेंगे तो मैं अपने विचार केवल बोलता जाऊंगा, और मेरा विचार केवल बोलना नहीं है, मेरा उद्देश्य बोलना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपके ज्ञान को जानना है कि जो मैं बता रहा हूँ कि वो आपके ध्यान में आ रहा है या नहीं। तो बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में व्याकरण कारक एवं उपपद विभक्ति के तहत जो चर्चा किया था वह था पंचमी उपपद विभक्ति। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ षष्ठी उपपद विभक्ति को। तो सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, षष्ठी विभक्ति कहता है जब वाक्य में स्थित, ध्यान दीजिएगा, षष्ठी संबंध को दर्शाता है, रिलेशन। इट्स ऑन द रिलेशन, यस। इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिव केस। जेनेटिव मीन्स व्हेन वी क्लोजर close with together, close with any other or related from any other, like we also related from our father mother। हम अपने माता पिता से जुड़ा होते हैं, मतलब it means a kinds of foundation is made by us with ourselves for them। So I'm just talking with you about these things, it is necessary for you all guys। सबसे पहले मैं अभी चर्चा करूंगा जब वाक्य में स्थित एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध को दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य में एक शब्द का, शब्द कैसा, तो संज्ञा या जी सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम। जब हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब एक संबंध को जोड़ा जाता है, इट मीन्स दे आर कनेक्टेड विथ अ रिलेशन। when they are related with a connected with a relation, तो वहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं संबंध कारक का प्रयोग कर रहा है, जिसको संस्कृत में षष्ठी संप्रदान कारक कहा जाता है। अब कहते हैं कि जैसे एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, एक वाक्य में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, राम के पिता आते हैं, तो षष्ठी संबंध का क्या चिन्ह है, का, के, की, रा, रे, री। क्या है, का, के, की, रा, रे, री। तो जिस सेंटेंस में आपको कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि इसमें का होना चाहिए, के होना चाहिए, की होना चाहिए, उस जगह पे आप इसका प्रयोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता रहा हूँ राम के पिता आते हैं। अब देखिए यहाँ स्पष्ट है, यहाँ पे इस वाक्य में स्पष्ट है कौन आ रहे हैं, तो राम के, क्या आ रहे हैं, तो राम के पिता कौन आ रहे हैं, राम के पिता आ रहे हैं। अतएव यहाँ के दिखाई पड़ा, तो के जब स्पष्ट आ रहा है, के जब स्पष्ट आ रहा है तो उस स्थान पर हम कह सकते हैं कि के जो है वह संबंध कारक को दर्शा रहा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। यह जब हम इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, रामस्य, किसके पिता है, तो राम के ना, तो राम के साथ के का प्रयोग किया गया है। तो जब राम के साथ के का प्रयोग है तो राम के साथ ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो राम का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, राम कितना है, एक, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन का हम प्रयोग करते हैं। और उस स्थान पर राम के साथ रामस्य, राम के स्थान पर रामस्य होगा, क्योंकि वहाँ संबंध कारक षष्ठी को दिखाया जा रहा है जो एक वचन में है। तो रामस्य पिता, रामस्य पिता आगच्छति, राम के पिता आते हैं, रामस्य पिता आगच्छति, राम के पिता आते हैं। इट सॉन द रिलेशन, ओके। अब मैं अगले की ओर चलता हूँ, यह सीता की माता है। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने पहले में कहा के का, अब मैं आ रहा हूँ की का।
यह सीता की आ गया, यह सीता की कौन है, MOTHER, मोथर, नहीं 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 नहीं, मदर, माता। तो यह क्या हो जाएगा, एसह, ऐसा, क्योंकि महिला है, स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग में होता है एसह और स्त्रीलिंग में होता है यह का ऐसा। ऐसा सीताया, ऐसा सीताया। अब कहिएगा सर सीताया क्यों हुआ, तो भाई आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी शब्द रूप पढ़िएगा तो शब्द रूप में लता का षष्ठी एक वचन होता है लताया, लताया, तो सीता क्या हो जाएगा, सीता या। तो ऐसा सीताया, ऐसा सीताया माता अस्ति, यह सीता की कौन है, माता है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं उपपद व्यक्ति की ओर प्रवेश करूंगा। कहता है उपपद व्यक्ति का प्रयोग हम करते तो हैं लेकिन षष्ठी व्यक्ति में ही कर रहे हैं, और उसके लिए देखिए जैसे पहले था कारक ने दिखाया भैया हम तो चिन्ह के साथ आएंगे, काके की या रारेरे के साथ, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी सेंटेंस में ना काके की रहता है ना रारेरी रहता है, काके की नहीं रहेगा ना ही रारे री रहेगा, तो वहाँ क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बताते हैं कि भाई हम तो षष्ठी व्यक्ति के साथ ही चलेंगे। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे देखिएगा निमित्त के लिए, निमित्त का मतलब प्रयोजन, निमित्त का मतलब प्रयोजन, जब किसी प्रयोजन को देखा जाता है, जैसे कि मान चलिए यह कलम है, यह क्या है, पुस्तक है, यह पुस्तक है, तो पुस्तक पढ़ने के किसके है, पुस्तक पढ़ने के निमित्त प्रयोग में आता है, पुस्तक क्या आता है, पढ़ने के निमित्त में आता है। तो जब पुस्तक पढ़ने के निमित्त में आता है तो ये इसका एक प्रयोजन है, तो इसी को कहा जाता है प्रयोजन या निमित्त। मैं जान रहा था मेरे बच्चे कंफ्यूज करेंगे निमित्त शब्द में, तो इसलिए मैंने इसको डील कर दिया बाबू। अब देखिए सबसे पहले है, पहला है विशेष, दूसरा होता है देखिए कि जब दूर के अर्थ में और अंत के अर्थ में, जब किसी सेंटेंस में दूर या अंत का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय से दूर तालाब है, अब देखिए इस सेंटेंस में कहीं काके की नहीं है ना ही रारे री है, इस सेंटेंस में ना तो कहीं काके की है और ना ही कहीं रारे री है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें दूर है, दूर और अंत के शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं विद्यालयस्य दूरम, देखिए अब तालाब का होता है जलाशय या तड़ाग भी होता है, ठीक है, तालाब का होता है जलाशय या तड़ाग। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि विद्यालयस्य दूरम जलाशय अस्ति, विद्यालय से दूर तालाब है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है दूर के लिए। अब देखिए बहुत होता है कि सम का मतलब समान, सदृश और तुल्य, तीनों शब्द अलग अलग हैं परंतु मीनिंग एक ही है, समान। ठीक है, ये कहता है मैं आपको भाई के तुल्य मानता हूँ, मतलब भाई के समान मानता हूँ, उसी को संस्कृत में सम कहा गया है, तो इसका हिंदी हो जाता है समान। कृत्य के लिए, कृत्य मतलब के लिए। अब सेकेंड में अंतः अंतरे, अंदर, अंतः मतलब इन, IN इन, या अंडर भी बोल सकते हैं, अंदर नीचे अंदर। समक्षम या मध्य, समक्षम और मध्य का मीनिंग एक ही होता है, बीच में, समक्षम या मध्य का मीनिंग एक ही होता है, बीच में। तो बच्चों ध्यान देंगे इस तथ्य पे कि समक्षम का होता है मध्य, ये बीच में, तो इस तथ्य पे थोड़ा हम लोग ध्यान अवश्य देंगे कि ये वर्ड जब हमारे सेंटेंस में मिलते हैं तो थोड़ा हम किसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ऊपरी, ऊपर, जैसे लोग कहते हैं मैं छत के ऊपर जा रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ भी षष्ठी विभक्ति, मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, ऊपर बैठा हूँ, तो वहाँ भी षष्ठी विभक्ति हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद कहता है अधः, नीचे, ऊपर, नीचे, इन सभी शब्दों का हम लोग प्रयोग जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं किसका क्या अर्थ निकल रहा है। फिर देखिए स्मृति, याद करने के अर्थ में, दया करने के अर्थ में, राज करना के अर्थ में, समर्थ होना के अर्थ में, याद करने इत्यादि के अर्थ में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर निर्धारण के योग में, अब देखिए निर्धारण एक बहुत ही अनमोल और बहुत ही मुख्य तथ्य है जो दशम वर्ग तक बच्चों को तंग करता है, और
लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। निर्धारण क्या है? जो सत्य है, जो सत्य है। जैसे आप एक चीज़ समझिए, सूर्य कहाँ उगता है? मेरे घर पे? ना 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 ना, सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व में। ये सत्य है, सत्य है। अब जो चीज़ सत्य है तो सत्य ही रहेगा, उसको हमारे और आपके कहने से वो असत्य नहीं हो जाएगा। साँच को आँच नहीं होता। और कहते हैं कि जिस प्रकार से सत्य है कि आपने नाम सुना होगा बाल्यकालीन महामूर्ख वर्तमान में विद्वान कालिदास का। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, या कवियों में श्रेष्ठ कालिदास हैं, या कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ भी श्रेष्ठ था जो निर्धारण हो गया, जो निर्धारित हो गया। जैसे हमने कहा कि ये बच्चा फर्स्ट कर गया, मतलब हमने निर्धारित कर दिया कि भैया ये लड़का पूरे क्लास में फर्स्ट आ गया है, इसके जैसा कोई भी नहीं है। मतलब इसके जैसा कहने का मतलब क्या कि इसे के ऐसा पढ़ने में अपने, हाँ, तो इसके तुलना हम लोग करते हैं जब वैन वी कंपेयर वन पर्सन टू अनदर अबाउट देयर क्वालिटी और देयर एक्टिविटीज़। फिर कहता है पूर्णतः सामने से, पृष्ठतः पीछे से, अनादर के अर्थ में भी। देखिए अनादर के अर्थ में, अनादर का मतलब होता है कि जैसे मैंने उसे बुलाया वह नहीं आया, या आपने किसी को कहा अंदर आइए पर वो नहीं आया, इट मीन्स उसने आपका अनादर किया। या बच्चा रो रहा है, माँ उसको देखकर चल गई, वहाँ से घूमती हुई चली गई। क्यों? कोई काम होगा तो माँ उसको देख के चली गई, को सोची चलो ठीक है थोड़ी देर में आ जाते हैं, बच्चे को देख लेंगे, लेकिन वह उस बच्चे का अनादर हुआ। तो बच्चों इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वामतः बाएं से, दक्षिणतः दाएं से, ग्रामस्य पूर्वतः, पृष्ठतः वामतः, दक्षिणतः वह गांव के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से। इट मीन्स ग्रामस्य लगा। अब देखिए ग्रामस्य, या जहाँ पे ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे ध्यान से। और एक बात बहुत ही अनमोल चीज़ें बच्चों, आप देखने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि देखिए होता है क्या, इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके मित्र हैं, परंतु किसी कारण से वह पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका भी एक मित्र, देखिए मित्र बनना इतना आसान नहीं होता, और अगर आप मित्र मानते हैं किसी व्यक्ति को तो आप उसे पढ़ने का मौका दें, ठीक है। और आपको उसके घर नहीं जाना है तो क्या करेंगे, जैसे आप लोग कॉपी किताब शेयर करते हैं, कलमें शेयर करते हैं, तो उसी प्रकार से आप इस वीडियो को भी शेयर करें और उन्हें कहें कि वह देखें और समझें। अगर कहीं समझ नहीं आती है तो आप उनसे बात करें, उनको बताएं, और जुड़कर हम लोग सभी मिलकर उस बच्चे का समाधान अवश्य करेंगे। हमारा और आपका उद्देश्य प्रगति होना चाहिए। हम वीर योद्धा हैं भारत के, हम सभी वीर। मैं तो वर्तमान हूँ, तुम मेरे भविष्य हो। अब तुम पर मैं अगर अपने ज्ञान को नहीं समुचित रूप से अर्पित करूँगा तो भविष्य को मैं कुछ नहीं दे पाया। तो भविष्य को देने के लिए ये परम आवश्यक तथ्य हैं कि हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और अपने मित्रों की हेल्प करनी चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।